Bismillahirrahmanirrahim. I am Hamza Numan, Subject Specialist in Biology at Divisional Public School and College, Sahiwal. I welcome you to DPS Digital Classes. I will teach you Biology Class 9. Let's move to our today's lecture. Lecture number 11, Chapter number 4, Filtration, Active Transport, Endocytosis and Exocytosis. Contents: learning objectives, passage of molecules into and out of the cells, recapitulation, assignment. Learning objectives: at the conclusion of this lecture, you will be able to define filtration, illustrate the process of active transport, explain the process of endocytosis and exocytosis. पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल, प्रीवियस नॉलेज। जैसा कि आप पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स ने सेल के अंदर एंटर होना होता है और कुछ मॉलिक्यूल्स ने सेल को लीव करना होता है। तो इस तरह मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस यूज़ किए जाते हैं, जिसमें आपने पढ़ा ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये सारे वो प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट अलाउ की जाती है। फिल्ट्रेशन के बारे में आप पहले जानते हैं। अगर हमारे पास कोई लिक्विड हो, उसके अंदर कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हों, तो हम उस लिक्विड से सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करना चाहते हो तो उसके लिए हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज़ करेंगे। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक बीकर है, बीकर में कुछ लिक्विड है। अब उस लिक्विड को पोर किया जा रहा है ऑन द सरफेस ऑफ फिल्टर पेपर। जब वो लिक्विड इस फिल्टर पेपर के ऊपर गिरेगा तो इस फिल्टर पेपर के थ्रू मूव करते हुए इस कोनिकल फ्लास्क में आ जाएगा और जो रिमेनिंग सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ रेजिड्यू। यानी इस लिक्विड से वो रेजिड्यू यानी सॉलिड पार्टिकल्स सेपरेट आउट हो गए हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। Filtration is a process by which small molecules are forced to move across semi-permeable membrane with the aid of hydrostatic pressure or blood pressure। अभी हमने बात की कि डिफरेंट स्मॉल पार्टिकल्स या स्मॉल मॉलिक्यूल्स को किसी लिक्विड से सेपरेट करना हो तो आप एक मेम्ब्रेन यानी फिल्टर पेपर के थ्रू उसे गुजारेंगे और वो मॉलिक्यूल या वो पार्टिकल्स उस मेम्ब्रेन के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ रेजिड्यू प्रेजेंट होंगे और लिक्विड उस मेम्ब्रेन के थ्रू पास ऑन कर जाएगा। ये सारा प्रोसेस किसी प्रेशर की वजह से होगा और वो प्रेशर उसी लिक्विड की वजह से होगा जिसको आप फिल्टर कर रहे हैं। जब आप उस लिक्विड को फिल्टर पेपर के ऊपर पोर करते जा रहे हैं तो वो लिक्विड ही इटसेल्फ प्रेशर अप्लाई कर रहा है कि मुझे फिल्टर पेपर के अंदर से गुजरने के लिए अलाउ किया जाए। अगर तो वो कोई लिक्विड होगा तो उसका प्रेशर कहलाएगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अगर फिल्ट्रेशन ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड कैपिलरीज के अंदर या ब्लड वेसल्स में हो रही होगी तो उसे आप कहेंगे ब्लड प्रेशर। यानी एक प्रेशर के ज़रिए आप किसी लिक्विड को एक मेम्ब्रेन के अंदर से पास करवाते हैं और वो मेम्ब्रेन उस लिक्विड के सॉलिड पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स को गुजरने की इजाज़त नहीं देती और वो सारे पार्टिकल्स एक रेजिड्यू की फॉर्म में पीछे रह जाते हैं और वो लिक्विड मूव ऑन करके फिल्ट्रेट की फॉर्म में आ जाता है। एग्जाम्पल्स: लिवर फिल्टर्स योर ब्लड ऑफ टॉक्सिन्स। आपके ब्लड में पाए जाने वाले टॉक्सिन्स लिवर के अंदर फिल्टर आउट किए जाते हैं। किडनीज फिल्टर द एक्सेस लिक्विड्स एंड डिजोल्व्ड वेस्ट फ्रॉम योर ब्लड। आप जानते हैं कि किडनीज का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन ही ब्लड को फिल्टर आउट करके यूरिन की फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Active transport is the movement of molecules from an area of lower concentration to the area of higher concentration। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसी मूवमेंट है जिसके अंदर आप मॉलिक्यूल्स को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। इट इज़ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विच रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। यहाँ दो वर्ड्स हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और ATP। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को हम फर्दर डिस्कस करते हैं और यहाँ ATP की बात करते हैं। ATP इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ
adenosine triphosphate that is energy rich molecule. Carrier proteins of cell membrane use this energy to move the molecules against concentration gradient. सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट अलाउ करती हैं। तो वो जो प्रोटीन्स हैं वो इसी एटीपी की एनर्जी को यूज़ करके मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन को पॉसिबल बनाएंगी। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात कर लें कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक्चुअली है क्या। एक्चुअली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जब आप किसी चीज़ को हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, यानी यहाँ कोई एटीपी यूज़ नहीं होता। और अगर आप इसी प्रोसेस को रिवर्स मैनर में फॉलो करें, यानी आप चीज़ों को मूव करवाएं फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, तो उसमें एटीपी भी रिक्वायर्ड होगा क्योंकि वहाँ एनर्जी चाहिए। अब इस डायग्राम के थ्रू हम जानेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस तरह से की जाती है। अब इस डायग्राम के अंदर ये जो पिंक कलर की मेम्ब्रेन है वो सारी की सारी है सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ ब्लू कलर के डिफरेंट पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं आपको, वो हैं मॉलिक्यूल जिनको हमने ट्रांसपोर्ट करना है। और यहाँ येलो कलर में दो प्रोटीन्स हैं जिनको हम कह रहे हैं कैरियर प्रोटीन्स। अब यहाँ आप देखेंगे ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं इन लो कंसंट्रेशन और इस जगह पे ये मॉलिक्यूल्स हैं इन हायर कंसंट्रेशन। अब हमने पढ़ा कि लोअर टू हायर कंसंट्रेशन जब मूवमेंट उसे आप कह रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये जो ट्रांसपोर्ट है ये होगी थ्रू सम कैरियर प्रोटीन्स, और ये मूवमेंट उसी वक्त पॉसिबल होगी जब एटीपी आएगा और कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, और उसी एनर्जी को यूज़ करके ये प्रोटीन्स अपनी शेप को इस तरह से चेंज करेंगी कि इन मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट को पॉसिबल बनाया जा सके। अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल को देखेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे बॉडी में किस जगह पे हो सकती है। नर्व सेल और न्यूरॉन इज एन एग्जांपल। द मेम्ब्रेन्स ऑफ नर्व सेल्स हैव कैरियर प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप। हमने अभी पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट अलाउ करती हैं। उसी तरह जो न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो कैरियर प्रोटीन्स हैं उनको कहते हैं सोडियम पोटाशियम पंप। बेसिकली ये सोडियम आयन्स और पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए एक प्रोटीन है। इन अ रेस्टिंग नर्व सेल दिस पंप स्पेंड्स एनर्जी टू मेंटेन हायर कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम एंड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल। जब नर्व सेल्स ब्रेन को मैसेजिंग नहीं कर रहे होते उस वक्त ये सोडियम पोटाशियम पंप एटीपी की एनर्जी को यूटिलाइज करके सोडियम और पोटाशियम आयन्स की कंसंट्रेशन को इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल उनको मेंटेन करता है। फॉर दिस पर्पज दिस पंप एक्टिवली मूव्स सोडियम आयन्स टू द आउटसाइड ऑफ सेल वेयर दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन हायर कंसंट्रेशन। अब ये सोडियम पोटाशियम पंप इन एक्चुअल करता क्या है कि नर्व सेल्स के बाहर वाली साइड पर सोडियम आयन्स ज़्यादा होते हैं और पोटाशियम आयन्स कम होते हैं, और अगर आप सेल के अंदर वाली तरफ आएँ तो वहाँ सोडियम आयन्स कम होंगे और पोटाशियम आयन्स ज़्यादा होंगे। अब ये पंप सोडियम और पोटाशियम आयन्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, और मेंटेन इस तरह से करेगा कि सोडियम आयन्स सेल के बाहर ज़्यादा होंगे और पोटाशियम आयन्स सेल के अंदर वाली साइड पे ज़्यादा होंगे, यानी देयर विल बी मोर सोडियम आयन्स आउटसाइड द सेल एंड देयर विल बी मोर पोटाशियम आयन्स इनसाइड द सेल। सिमिलरली दिस पंप्स मूव्स potassium ions from outside to the inside where the cell they are in higher concentration। अब ये वही बात की कि ये सोडियम और पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहा है, वो इस तरह से कि सोडियम आयन सेल के बाहर वाली साइड पर ज़्यादा होंगे और पोटाशियम आयन सेल के अंदर वाली साइड पर ज़्यादा होंगे। आइए इस डायग्राम की मदद से इस एग्जाम्पल को समझते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे ये सेल मेम्ब्रेन है, उसमें येलो कलर में कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, यहाँ एटीपी भी प्रेजेंट हैं। अब इस मेम्ब्रेन के जो ऊपर वाला हिस्सा वो है आउटसाइड द सेल, कि सेल के बाहर वाली साइड। इस मेम्ब्रेन के जो नीचे वाला हिस्सा है वो है इनसाइड ऑफ सेल, यानी सेल के अंदर वाला एनवायरनमेंट। अब आप अगर देखें आउटसाइड ऑफ द सेल में तो वहाँ सोडियम आयन्स रिलेटिवली ज़्यादा हैं और पोटाशियम आयन्स कम हैं, और अगर आप इनसाइड ऑफ सेल देखें तो यहाँ पोटाशियम आयन्स ज़्यादा हैं और सोडियम आयन्स कम हैं। अब इस
जो कैरियर प्रोटीन यानी सोडियम पोटाशियम पंप का रोल ये है, सेल के अंदर वाली साइड से सारे के सारे ये सोडियम आयंस जो है इनको मूव करके सेल के बाहर ले जाना है, ताकि सारे सोडियम सेल के बाहर वाली साइड पे प्रेजेंट हों। और जो सेल के बाहर ये पोटाशियम आयंस प्रेजेंट हैं पिंक कलर में, इनको मूव करके उसने सेल के अंदर वाली साइड पे ले आना है, ताकि पोटाशियम आयंस सेल के अंदर ही प्रेजेंट रहें। और इस तरह से सोडियम और पोटाशियम आयंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है। अगर इसी डायग्राम को ज़रा एडवांस्ड फॉर्म में देखना चाहें तो आइए अब यहाँ देखें, ये सारी है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो इसके ऊपर वाला हिस्सा है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस यानी आउटसाइड ऑफ सेल, और जो नीचे वाला हिस्सा है इस मेम्ब्रेन के वो है साइटोप्लाज्म यानी इनसाइड ऑफ द सेल। अब यहाँ आप देखें कि ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना हुआ है वो है सोडियम आयंस, और ये जो एक ओवल शेप स्ट्रक्चर है वो है पोटाशियम आयंस। अब हम ले लेते हैं एग्जांपल पोटाशियम आयंस की, कि पोटाशियम आयंस ने सेल के अंदर की तरफ मूव आउट करना है। अब ये हैं सोडियम पोटाशियम पंप्स यानी कैरियर प्रोटीन्स। जब ये पोटाशियम आयन इस कैरियर प्रोटीन के अंदर आएगा तो ये कैरियर प्रोटीन आगे से क्लोज्ड है। अब इस प्रोटीन को ओपन करने के लिए यहाँ एटीपी मॉलिक्यूल आएगा और वो अपना एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज़ कर देगा और कुछ एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी को यूज़ करते हुए ये जो ओपनिंग है वो ओपन हो जाएगी, और फिर अगर आप देखें यहाँ पे ये वही ओपनिंग, इसी ओपनिंग को ही ये नेक्स्ट स्टेप में दिखाया गया है कि ये यहाँ पे ओपन होगी और ये पोटाशियम आयंस सेल के अंदर की तरफ मूव आउट कर गए हैं। सिमिलरली अगर आप देखें सोडियम आयंस को, ये सोडियम आयंस प्रेजेंट है। अब ये सोडियम आयंस जब सोडियम पोटाशियम पंप के अंदर एंटर हो रहे हैं तो आगे से इस पंप की ओपनिंग जो है वो क्लोज है। अब उस ओपनिंग को ओपन करने के लिए यहाँ नेक्स्ट स्टेप में अगर देखें तो एक एटीपी मॉलिक्यूल आया, इस एटीपी ने अपना एक फॉस्फेट ग्रुप दिया, तो ये आगे से इसकी ओपनिंग क्लोज जो थी वो ओपन हो गई है और ये सारे सोडियम आयंस बाहर की तरफ रिलीज कर दिए गए हैं। यानी इस तरह से सोडियम आयंस ज़्यादा होंगे सेल के बाहर वाली साइड पे और पोटाशियम आयंस ज़्यादा होंगे सेल के अंदर वाली साइड पे। और सोडियम और पोटाशियम आयंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का जो ये प्रोसीजर है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू किया जाएगा। एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस इज एक्चुअली formed of two words, endo and cytosis. Endo means inside, cytosis means movement of molecules. Inside movement of molecules. इसका मतलब यह है कि जब भी किसी चीज़ को हमने सेल के अंदर एंटर करवाना है तो उसे हम एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू ही करवा सकेंगे। Literal meaning of endocytosis is प्रोसेस फॉर इंजर्शन इनटू अ सेल, यानी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम किसी चीज़ को सेल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, यानी सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं। उस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलुलर इंजेक्शन ऑफ बल्की मटेरियल्स बाय द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी आप सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ इनफोल्डिंग करें, यानी उसके अंदर फोल्ड्स आएँ और वो फोल्ड सेल के अंदर वाली तरफ हों और उन फोल्ड्स के थ्रू आप कुछ बल्की मटेरियल्स को सेल के अंदर एंटर करने में हेल्प आउट करें, तो वो सारा कहलाएगा एंडोसाइटोसिस। इस डायग्राम की मदद से हम एंडोसाइटोसिस को समझते हैं। यहाँ ये जो ब्लू कलर में एक लाइन है, ये लाइन है सेल मेम्ब्रेन, और ये जो ब्राउन कलर में एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल ने सेल के अंदर एंटर करना है। जब ये पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक इनफोल्डिंग आएगी, यानी एक फोल्ड आएगा जो कि सेल के अंदर वाली साइड पे होगा, और वही फोल्ड आहिस्ता आहिस्ता से इंक्रीज करते करते एक सैक सी बना देगा, यानी वो पार्टिकल इस फोल्डिंग के अंदर आ जाएगा और एक सैक सी बन जाएगी। और जब आप थर्ड स्टेप में देखें तो वो सैक बिल्कुल ही सेल मेम्ब्रेन से सेपरेट हो चुकी है, यानी वो एक वेजिकल की फॉर्म में आ गई है, यानी वो पार्टिकल सेल के अंदर अब एंटर हो चुका है। तो उसे आप कह रहे हैं एंडोसाइटोटिक वेजिकल, यानी ऐसी वेजिकल जो एंडोसाइटोसिस के थ्रू सेल के अंदर एंटर हुई है। आइए ज़रा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द सेल मेम्ब्रेन सराउंड्स अ पार्ट ऑफ एक्सटीरियर एनवायरनमेंट एंड बर्ड्स ऑफ एज अ वेजिकल, यानी सेल मेम्ब्रेन जो है बाहर वाली चीज़ों को भी
किसी ना किसी तरीके से इंटरेक्ट कर रही होती है और वो उन मटेरियल्स को इनफोल्डिंग बना के एक बड की फॉर्म में ले आती है, जिसको हमने सैक कहा था। और वही सैक या बड फिर सेल मेम्ब्रेन से सेपरेट होके एक एंडोसाइटोटिक वेजिकल की फॉर्म में आ जाती है। यानी यहाँ पे ये पार्टिकल सेल के बाहर था जो सेल मेम्ब्रेन से इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और इस जगह पे ये पार्टिकल सेल के अंदर एंटर हो चुका है जो कि एक एंडोसाइटोटिक वेजिकल के अंदर प्रेजेंट है। टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की कुछ टाइप्स भी हैं, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। फैगोसाइटोसिस, सेलुलर ईटिंग। फैगोसाइटोसिस को हम सेलुलर ईटिंग भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, सेल टेक्स इन सॉलिड मटेरियल। जब भी कोई सॉलिड मटेरियल सेल के अंदर एंटर होना होता है तो वो फैगोसाइटोसिस के थ्रू ही एंटर होगा। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। अ प्रोसेस इन विच ल्यूकोसाइट्स एनगल्फ एंड ब्रेक डाउन पैथोजेंस। जब भी आपकी बॉडी में कुछ बैक्टीरिया या कुछ पैथोजेंस एंटर होते हैं जो आपकी बॉडी में कुछ डिजीज कोज कर सकते हैं, तो उन पैथोजेंस को ल्यूकोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल्स की ही एक टाइप है, वो उन पैथोजेंस को एंगल्फ करते हैं यानी उनकी ब्रेक डाउन करते हैं ताकि वो इन्फेक्शन बॉडी में कोज ना की जा सके। जब भी कोई चीज़ सॉलिड फॉर्म में सेल के अंदर एंटर की जाएगी उसे हम फैगोसाइटोसिस के थ्रू ही एंटर करेंगे, जिसको हम सेलुलर ईटिंग भी कहते हैं। सेकेंड टाइप इज सेलुलर ड्रिंकिंग। आपको इसके नाम से आइडिया होना चाहिए कि ड्रिंकिंग मीन्स जब कोई चीज़ लिक्विड की फॉर्म में होगी, यानी जब भी कोई चीज़ लिक्विड की फॉर्म में सेल में एंटर होगी तो उसे हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस। सेल टेक्स इन लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, यानी जब कोई चीज़ लिक्विड के ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में सेल में एंटर होगी तो उसे हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। माइक्रोविलाई इन द गट यूज दिस प्रोसेस टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। आपकी इंटेस्टाइन के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं माइक्रोविलाई, जो कि आपकी फूड से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन माइक्रोविलाई में हो रही होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, तो इसीलिए इसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस। सेल्स इन द किडनी कैन यूज पिनोसाइटोसिस टू सेपरेट न्यूट्रिएंट्स एंड फ्लूइड्स फ्रॉम द यूरिन। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं और नेफ्रॉन ही फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करते हैं और यूरिन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो जो वहाँ पे ब्लड की फिल्ट्रेशन हो रही है और यूरिन फॉर्म किया जा रहा है वो सारा के सारा लिक्विड फेज के अंदर ही हो रहा है, तो उसे भी हम पिनोसाइटोसिस यानी सेलुलर ड्रिंकिंग ही कहेंगे। आइए फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस को एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। पहले फैगोसाइटोसिस की डायग्राम देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो एक ब्राउन कलर में लेयर है यह है सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो सारा लाइट ब्राउन कलर का जो पोर्शन है वो है इनर मटेरियल ऑफ द सेल एंड दिस एरिया इज द आउटसाइड ऑफ सेल। अब किसी भी चीज़ को जब हमने सॉलिड फॉर्म में एंटर करना है तो उसे हम कह रहे हैं फैगोसाइटोसिस यानी सेलुलर ईटिंग। अब ये एक फूड पार्टिकल जो कि सेल के अंदर एंटर होना चाह रहा है, सेम प्रोसेस वही रहेगा कि ये फूड पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन से इंटरेक्ट करेगा और इंटरेक्शन के बाद एक बड बनेगी और वो बड एंडोसाइटोटिक वेजिकल की फॉर्म में सेल के अंदर एंटर होगी। अब जब ये फूड पार्टिकल इंटरेक्ट कर रहा है तो ये एक बड की फॉर्म में आ गया और वो बड जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि सेल मेम्ब्रेन से ही सेपरेट ऑफ हुई है। अब इसको फूड वैक्यूल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके अंदर फूड प्रेजेंट है। फूड वैक्यूल को आप एंडोसाइटोटिक वेजिकल भी कह सकते हैं और फूड वैक्यूल भी कह सकते हैं। आइए अब देखते हैं पिनोसाइटोसिस। अब सेम वैसे ही ये भी एक सेल मेम्ब्रेन है। ये जो एरिया है सारा है इनर मटेरियल ऑफ द सेल एंड दिस रीजन इज द आउटसाइड ऑफ सेल। अब जब भी कोई चीज़ लिक्विड फॉर्म में या ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में सेल के अंदर एंटर होगी तो उसे हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस। अब जहाँ आप देखेंगे ये जो ट्रायंगुलर फॉर्म और सर्कुलर फॉर्म में डिफरेंट पार्टिकल्स दिखाए गए हैं सोल्यूट पार्टिकल्स, जब ये सेल के अंदर एंटर होंगे तो ये एक लिक्विड की ही फॉर्म में है। जब लिक्विड फॉर्म में एंटर हो रहे हैं तो ये अब ये पार्टिकल्स एक वेजिकल की फॉर्म में आ गए हैं जिसको आप कह सकते हैं एंडोसाइटोटिक वेजिकल और कोटेड वेजिकल जहाँ पे कहा गया है। नेम्स कैन बी डिफरेंट बट द फिनोमेना इज सेम। यानी इस जगह पे ये फूड एंटर हो रही है सेल के अंदर, ये सॉलिड फॉर्म में, इसको आप कहेंगे फैगोसाइटोसिस,
और यहाँ पे ये लिक्विड के ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में एंटर हो रहे हैं, तो इनको आप कह रहे हैं पिनोसाइटोसिस। अब हम बात करेंगे एक्सोसाइटोसिस की। ये बिल्कुल एंडोसाइटोसिस के रिवर्स है। एक्सोसाइटोसिस इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, एक्सो एंड साइटोसिस। एक्सो मीन्स आउटसाइड, साइटोसिस मीन्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। आउटसाइड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, यानी जब भी आप कुछ मॉलिक्यूल या कुछ पार्टिकल्स को सेल के अंदर से बाहर निकालेंगे तो उसे आप कह रहे हैं एक्सोसाइटोसिस, यानी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ द सेल। Literal meaning of exocytosis is the process for release of cellular substances from a cell। यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप सेल के डिफरेंट सब्सटेंसेस को सेल से बाहर निकालते हैं, सेल से रिलीज करते हैं, उसे आप एक्सोसाइटोसिस कहेंगे। जब भी किसी मटेरियल को आपने सेल से रिलीज करना है, सेल से बाहर निकालना है, तो उसे आप एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ही सेल से रिलीज करेंगे। इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच बल्कि मटेरियल इज़ एक्सपोर्टेड। अब ये फिर वही बात रिपीट की जा रही है कि जो बल्कि मटेरियल्स होंगे, जो हैवी अमाउंट में होंगे, उनको सेल से जब आपने एक्सपोर्ट करना है तो वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ही एक्सपोर्ट किए जाएंगे। दिस प्रोसेस एड्स न्यू मेम्ब्रेन विच रिप्लेसेस द पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन लॉस्ट ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस। यानी ये प्रोसेस सेल मेम्ब्रेन को भी रिपेयर करेगा जो कि मूवमेंट के दौरान डैमेज हो गई थी। अब इसकी एग्जांपल क्या है? सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन्स लाइक एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज फ्रॉम डिफरेंट सेल्स। जब भी किसी सेल ने कुछ एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करना होता है तो वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ही उनको रिलीज करते हैं। आइए एक्सोसाइटोसिस को इस डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखें, ये वही ब्लू कलर की मेम्ब्रेन है जिसे आप कह रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये जो लाइट ब्लू एरिया है ये है इनसाइड ऑफ द सेल एंड दिस लाइट ब्राउन एरिया इज आउटसाइड ऑफ द सेल। अब ये कुछ मटेरियल है जिसको हमने सेल के बाहर भेजना है, यानी इसको हमने एक्सपोर्ट करना है। इस मटेरियल को पहले हम एक सिक्रेटरी वेजिकल के अंदर यानी एक पैकिंग के अंदर लाएंगे, फिर उस पैकिंग को आप सेल मेम्ब्रेन से इंटरेक्ट करवाएंगे। इंटरेक्शन के बाद वो बिल्कुल ही सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएंगे और एक ओपनिंग सी क्रिएट की जाएगी। और जब ये इंटरेक्शन कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो ये अपने आप को एक्सपोज कर देंगे आउटसाइड ऑफ द सेल। और जब ये ही पार्टिकल्स अपने आप को आउटसाइड ऑफ द सेल एक्सपोज करेंगे तो इनकी रिलीज की जा सकेगी। यानी अगर आप देखें तो ये जो सारा प्रोसीजर है ये एंडोसाइटोसिस का रिवर्स हो रहा है। आपने पार्टिकल्स को वेजिकल की फॉर्म में कन्वर्ट किया, उस वेजिकल का इंटरेक्शन करवाया सेल मेम्ब्रेन से। जब सेल मेम्ब्रेन से वो इंटरेक्ट करेंगी तो थोड़ी सी एक ओपनिंग क्रिएट होगी, और जब ये ओपनिंग थोड़ी वाइडन होगी तो वाइडन होने के रिजल्ट में ये अपने आप को एक्सपोज करेंगे आउटसाइड ऑफ द सेल, जहाँ पे इसको रिलीज कर दिया जाएगा। आइए डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट को पढ़ते हैं। अ वेजिकल फ्यूजेस विद द सेल मेम्ब्रेन, द कंटेंट्स ऑफ द सेल वेजिकल्स आर रिलीज्ड एंड इट्स मेम्ब्रेन बिकम द पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कि जब किसी चीज़ को सेल से बाहर भेजना होता है तो एक वेजिकल बनाई जाती है, वो वेजिकल यहाँ सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करती है, और यहाँ पे जब ये पार्टिकल सारे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर रिलीज हो गए तो ये जो अब एरिया है ये सेल मेम्ब्रेन का ही पार्ट बन गया है। यानी एक्चुअली ये तो सिक्रेटरी वेजिकल थी लेकिन अब सेल मेम्ब्रेन का पार्ट ही बन चुका है। आइए अब रिकैप करते हैं। पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमने शुरू में पढ़ा कि कुछ मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर एंटर होना होता है और कुछ मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर से लीव करना होता है। फिर हमने बात की फिल्ट्रेशन की कि आप किसी प्रेशर के थ्रू किसी लिक्विड को फिल्टर आउट करते हैं और उसमें से कुछ सॉलिड पार्टिकल या रेजिड्यू को रिमूव करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने पढ़ा कि इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन विद द यूज ऑफ एटीपी। और न्यूरॉन या नर्व सेल की एग्जांपल भी हमने देखी। एंडोसाइटोसिस के बारे में हमने पढ़ा कि जब भी कोई पार्टिकल सेल के अंदर एंटर होना चाह रहा है तो एंडोसाइटोसिस के थ्रू एंटर होगा। अगर तो कोई पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में है तो वो फेगोसाइटोसिस के थ्रू एंटर होगा। अगर कोई पार्टिकल लिक्विड फॉर्म में है तो वो
पिनोसाइटोसिस के थ्रू एंटर होगा। फिर हमने बात की एक्सोसाइटोसिस की, कि जब किसी मटेरियल को सेल के बाहर एक्सपोर्ट करना होता है तो वो इस प्रोसेस के थ्रू एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द असाइनमेंट दैट विल बी योर होमवर्क। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। The movement of molecules from a region of lower concentration to higher concentration is called active transport, osmosis, filtration, diffusion, and the correct answer is active transport. Energy is required in which of the following processes? Active transport, osmosis, filtration, diffusion. And the correct answer is active transport. शॉर्ट क्वेश्चंस। डिफाइन फिल्ट्रेशन, गिव एन एग्जांपल। फिल्ट्रेशन को डिफाइन हमने शुरू में किया कि एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप किसी चीज़ को फोर्सफुली फिल्टर आउट करते हैं अंडर सम प्रेशर। एग्जांपल की हमने बात की कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स ब्लड को फिल्टर आउट करके यूरिन की फॉर्मेशन करते हैं और लिवर आपके ब्लड से कुछ टॉक्सिन्स को फिल्टर करके सेपरेट आउट करता है। व्हाट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसके बारे में हमने इन डिटेल बात की। डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, इसके बारे में भी हम बात कर चुके। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस। राइट अ नोट ऑन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसमें आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिफाइन करेंगे, उसके प्रोसेस के बारे में बताएंगे और उसकी एग्जाम्पल्स को भी कोट करेंगे। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, इसमें आप बताएंगे कि किस तरीके से एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेसेस रन करते हैं।